रेलवे एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज इकोनॉमिक्स वन शॉट पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्न संख्या 111 से 170 तक कवर करेंगे। नमस्कार। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। बिल्कुल। पहला सवाल 1991 के सुधारों से जुड़ा है। प्रश्न 111, 1991 के बाद आयात शुल्क यानी इंपोर्ट टैरिफ्स का क्या हुआ? इसका जवाब है कि धीरे धीरे कम हुआ। अच्छा जी, उदारीकरण की नीति के तहत ऐसा किया गया था ताकि बाजार में कंपटीशन बढ़े। समझ गए। अगला सवाल हरित क्रांति पर है। प्रश्न 112, हरित क्रांति से किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ हुआ? इसका सबसे ज्यादा फायदा मिला उत्तरी भारत को, खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को। वहाँ गेहूं और चावल का उत्पादन कई गुना बढ़ गया था। सही है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं ब्रिटिश शासन के समय पर। प्रश्न 113, ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय उद्योगों की स्थिति का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है? इसका सबसे सटीक वर्णन है पारंपरिक उद्योगों का व्यवस्थित पतन, एक तरह से सिस्टमैटिक डिक्लाइन। व्यवस्थित पतन। जी, मतलब अंग्रेजों ने अपनी नीतियों से भारत के पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल उद्योगों को जानबूझकर खत्म किया ताकि उनके अपने कारखानों का माल यहाँ बिक सके। अच्छा, अब वापस 1991 के सुधारों पर आते हैं। प्रश्न 114, 1991 के सुधारों के तहत निजीकरण में मुख्य रूप से क्या शामिल था? निजीकरण में मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी शेयरों की बिक्री शामिल थी। मतलब सरकारी कंपनियों में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच रही थी। बिल्कुल, जिसे हम विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल एक योजना के बारे में है। प्रश्न 115, ट्राइसेम यानी ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास से बेरोजगारी कम करना। तो ये एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था। हाँ बिल्कुल, ताकि युवा अपना कोई काम शुरू कर सके। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। अगला सवाल एक और ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर है। प्रश्न 117, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या था? आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य था गरीब ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार के लिए संपत्ति या कौशल हासिल करने में सहायता करना, जैसे किसी को लोन देना ताकि वो कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सके। अच्छा, चलिए अब प्रश्न 118 देखते हैं। भारत सरकार की विनिवेश नीति के तहत 2000 के दशक में किस प्रमुख भारतीय कंपनी का निजीकरण किया गया था? इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है मारुति उद्योग लिमिटेड। मारुति। अच्छा जी, सरकार ने इसमें अपनी हिस्सेदारी बेचकर इसका निजीकरण कर दिया था। ठीक है। अब बेरोजगारी के एक प्रकार पर सवाल है। प्रश्न 119, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी यानी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का उदाहरण है? इसका उदाहरण है नए और बढ़ते उद्योग में कौशल की कमी के कारण नौकरी न मिल पाना। मतलब नौकरियां तो हैं पर लोगों के पास जरूरी स्किल्स नहीं है। बिल्कुल, जब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदलता है तब ऐसी बेरोजगारी पैदा होती है। अगला सवाल प्रश्न 120, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी एसईजेड में कार्यरत फर्मों को दिया जाने वाला प्राथमिक प्रोत्साहन क्या है? उन्हें जो सबसे बड़ा प्रोत्साहन मिलता है वो है टैक्स में छूट और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके, है ना? यही मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 121, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP कब शुरू किया गया था? ये कार्यक्रम 15 अगस्त 1983 को शुरू किया गया था। 1983 में। ठीक है। अब प्रश्न 122, पर्यटन को तृतीयक गतिविधि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि इसमें शामिल है? क्योंकि इसमें लोगों को सेवाएं प्रदान करना शामिल है। सर्विस सेक्टर का हिस्सा है ये। जी बिल्कुल, जहां भी सर्विस दी जा रही है वो तृतीयक क्षेत्र में आता है। अगला सवाल प्रश्न 123, भारत सरकार और रिजर्व बैंक के बीच मौद्रिक नीति ढांचा समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? इस पर 20 फरवरी 2015 को हस्ताक्षर हुए थे। अच्छा, 2015 में। हाँ, और इसी की बात से इन्फ्लेशन टारगेटिंग का एक औपचारिक ढांचा बना। प्रश्न 124, 1991 के बाद भारत में औद्योगिक क्षेत्र के संरचनात्मक सुधारों को प्रभावित करने में किस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसमें IMF और विश्व बैंक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने ही सुधारों के लिए शर्तें रखी थी, है ना? हाँ, कह सकते हैं उन्होंने आर्थिक मदद के बदले ढांचागत सुधारों पर जोर दिया था। ठीक है। अब एक और सवाल औपनिवेशिक काल से। प्रश्न 125, औपनिवेशिक काल में भारत मुख्य रूप से किस प्रकार की वस्तुओं का निर्यात करता था? उस समय भारत मुख्य रूप से कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल्स का निर्यात करता था, जैसे कपास, नील वगैरह। जी, और ब्रिटेन से तैयार माल का आयात करता था। अगला प्रश्न 126, बुनियादी ढांचे को सार्वभौमिक मध्यस्थ क्यों कहा जाता है? इसे यूनिवर्सल इंटरमीडिएट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में होता है। अच्छा, मतलब ये हर सेक्टर के लिए जरूरी है? हाँ, चाहे खेती हो या इंडस्ट्री, बिना सड़क बिजली के कुछ नहीं हो सकता। सही बात है। अगला सवाल बेरोजगारी के माप से जुड़ा है। प्रश्न 127, सामान्य बेरोजगारी स्थिति माप के तहत किसे बेरोजगार माना जाता है? इसके तहत उस व्यक्ति को बेरोजगार माना जाता है जो काम ना करने वाला हो लेकिन लंबे समय से काम की तलाश में हो, जो एक्टिवली जॉब ढूंढ रहा है। जी। प्रश्न 128, 1991 के सुधारों का एक प्रमुख सामाजिक विकास परिणाम किसे माना जाता है? आर्थिक विकास के अलावा एक बड़ा सामाजिक परिणाम था जीवन प्रत्याशा में सुधार, इंप्रूवमेंट इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लोगों की औसत उम्र बढ़ी। हाँ, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और आय के कारण। अगला सवाल पंचवर्षीय योजनाओं से। प्रश्न 129, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। उस समय देश में अनाज की कमी थी शायद। बिल्कुल, खाद्य सुरक्षा पहली प्राथमिकता थी। चलिए प्रश्न 130 देखते हैं। बुआई न होने के मौसम में भारतीय कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी सबसे अधिक प्रचलित है? यह है मौसमी बेरोजगारी यानी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब खेती का काम नहीं होता तो मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं। अगला सवाल प्रश्न 131, MGNREGA के तहत एक ग्रामीण परिवार प्रतिवर्ष कितने दिनों के गारंटीकृत रोजगार का हकदार है? इसके तहत 100 दिनों के गारंटीकृत रोजगार का प्रावधान है। 100 दिन, ठीक है। अब बैंकिंग सेक्टर पर आते हैं। प्रश्न 132, निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने के लिए RBI से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने वाले पहले संस्थानों में से कौन सा था? इसमें सबसे पहले संस्थानों में से एक था HDFC लिमिटेड। अच्छा, HDFC। Yes. प्रश्न 133, 1947 से 1991 के दौरान किस क्षेत्र में सबसे धीमी वृद्धि देखी गई? ये थोड़ा चौंकाने वाला है, पर कृषि क्षेत्र में सबसे धीमी वृद्धि देखी गई, जबकि पहली योजना का फोकस उसी पर था। जी, उद्योग और सेवा क्षेत्र ज्यादा तेजी से बढ़े। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न 134 भारत में 1991 के बाद आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक क्या है जिसमें लगातार सुधार हुआ? वो है विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। वो लगातार बढ़ते गए। जो 1991 में लगभग खत्म हो गए थे। बिल्कुल। प्रश्न 135 निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी एमपीआई में शामिल नहीं है? एमपीआई में प्रति व्यक्ति मासिक व्यय को शामिल नहीं किया जाता। अच्छा, उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के दूसरे इंडिकेटर्स होते हैं, है ना? जी बिल्कुल, ये गरीबी को सिर्फ आय से नहीं बल्कि कई आयामों में दिखता है। अगला सवाल प्रश्न 136 भारत की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी में कितने सदस्य हैं? एमपीसी में कुल 6 सदस्य होते हैं। 6, ठीक है। 3 आरबीआई से और 3 सरकार द्वारा नियुक्त। प्रश्न 137 1947 1991 के दौरान भारत के कार्यबल का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत था? उस दौरान भी भारत का सबसे बड़ा वर्कफोर्स कृषि में ही लगा हुआ था। भले ही उस सेक्टर की ग्रोथ सबसे कम थी। हाँ, यही एक बड़ी विडंबना थी। अगला प्रश्न 138 पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? पहली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 में प्रकाशित हुई थी। महबूब उल हक और अमर्त्य सेन द्वारा। जी बिल्कुल। चलिए प्रश्न 139 पर आते हैं। 1991 के संकट के दौरान भारत की उदारीकरण नीति का समर्थन करने में किस संस्था ने प्रमुख भूमिका निभाई? इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। अच्छा, आईएमएफ। जी, उन्होंने ही लोन के साथ सुधारों की वकालत की थी। प्रश्न 140 भारत में राजकोषीय अनुशासन के लिए 2003 में कौन सा अधिनियमित किया गया था? वो था राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, जिसे हम एफआरबीएम एक्ट भी कहते हैं। एफआरबीएम एक्ट। ये सरकार के घाटे को नियंत्रण में रखने के लिए है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक सवाल। प्रश्न 141 सरकारें बुनियादी ढांचे के विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी को बढ़ावा क्यों देती हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता के माध्यम से दक्षता और नवाचार में सुधार किया जा सके। प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी का फायदा उठाने के लिए। जी, और उनकी पूंजी का भी। प्रश्न 142 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? उस समय की सबसे बड़ी विशेषता थी कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और बहुत कम उत्पादकता। एक पिछड़ी हुई कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। बिल्कुल। प्रश्न 143 1991 के सुधारों के बाद से भारत की प्रति व्यक्ति आय में क्या रुझान रहा है? इसमें धीरे धीरे वृद्धि हुई है, एक ग्रेजुअल इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है। प्रश्न 144 कौन सा प्लेटफॉर्म असंगठित श्रमिकों के लिए एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस प्रदान करता है? ये है ई श्रम पोर्टल। ई श्रम। जी, ये असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का एक नेशनल डेटाबेस है ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। अगला प्रश्न एक और योजना पर है। प्रश्न 145 संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का प्राथमिक ध्यान किस ओर केंद्रित है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित है। ठीक है। अब एक कानून के बारे में। प्रश्न 146 रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम यानी रेरा कब लागू किया गया था? रेरा एक्ट 2016 में लागू हुआ था। घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा के लिए, है ना? जी बिल्कुल। अगला सवाल प्रश्न 147 1991 में उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या समाप्त करना था? इसका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक लाइसेंसिंग और कोटा प्रणाली को समाप्त करना, जिसे लाइसेंस राज कहते थे। ठीक है। प्रश्न 148 7वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास पर विशेष रूप से कहां जोर दिया गया था? 7वीं योजना में ग्रामीण पूंजी निर्माण क्षेत्रों पर जोर दिया गया था। रूरल कैपिटल फॉर्मेशन मतलब ग्रामीण इलाकों में एसेट्स बनाना। जी। प्रश्न 149 औपनिवेशिक काल के दौरान 70-75% लोग में लगे हुए थे। वे लोग कृषि गतिविधियों में लगे हुए थे। ये आंकड़ा हमने पहले भी डिस्कस किया था। हाँ, ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था कितनी कृषि पर निर्भर थी। प्रश्न 150 भारत में वैधानिक निगम यानी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की कौन सी विशेषता विशिष्ट है? इसकी विशेषता है कि इसका गठन एक विशेष अधिनियम द्वारा किया जाता है और इसकी स्वतंत्र कानूनी स्थिति होती है, जैसे LIC या RBI। बिल्कुल। अगला प्रश्न 151 किसी अर्थव्यवस्था में अवसंरचना का प्राथमिक कार्य क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर का प्राथमिक कार्य औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को सहारा देना है। ये फंक्शनिंग को सपोर्ट करता है। जी, ये इकोनॉमी का आधार है। प्रश्न 152 ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती थी? उस समय लगभग 85% जनसंख्या गांव में रहती थी। 85%, काफी ज्यादा। जी, शहरीकरण बहुत ही कम था। प्रश्न 153 विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए वैश्वीकरण का एक संभावित नुकसान कौन सा है? इसका एक संभावित नुकसान है आय का असमान वितरण, यानी अमीर और गरीब के बीच खाई का बढ़ना। प्रश्न 154 स्वतंत्रता के समय भारत में कौन सा उद्योग कार्यरत था? उस समय के कुछ गिने चुने उद्योगों में से लोहा एवं इस्पात उद्योग प्रमुख था, जैसे टिस्को। जी बिल्कुल। प्रश्न 155 औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि क्षेत्र में ठहराव के क्या कारण थे? इसका मुख्य कारण था सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न भू बंदोबस्त प्रणालियां, जमींदारी सिस्टम वगैरह। इन सिस्टम्स ने किसानों से निवेश की सारी क्षमता छीन ली थी। अगला सवाल प्रश्न 156 भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका एक ही और एकमात्र उद्देश्य था ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाना, भारत के संसाधनों का इस्तेमाल करके। जी। प्रश्न 157 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY किस वर्ष शुरू की गई थी? SGSY योजना 1999 में शुरू की गई थी। ठीक है, 1999 में। अगला सवाल प्रश्न 158 अमर्त्य सेन के साथ मानव विकास सूचकांक बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका श्रेय पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक को दिया जाता है। दोनों ने मिलकर यह सूचकांक तैयार किया था। प्रश्न 159 भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जैसा हमने पहले भी बात की, इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। जी। प्रश्न 160 भारत में मानव विकास के लिए एक प्रमुख चुनौती किसे माना जाता है?
एक बहुत बड़ी चुनौती है क्षेत्रीय असमानताओं का निरंतर बने रहना। मतलब कुछ राज्यों का बहुत आगे होना और कुछ का पीछे रह जाना। हाँ, ये रीजनल डिस्पैरिटी एक बड़ी चुनौती है। अगला सवाल प्रश्न 161 किस वर्ष में मौद्रिक नीति ढांचे को लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की ओर ले जाया गया? ये बदलाव 2016 में आया। जब एमपीसी का गठन हुआ था। जी, उसी समय। प्रश्न 162 सतत विकास को सबसे अच्छी तरह कौन परिभाषित करता है? इसकी सबसे अच्छी परिभाषा है ऐसा विकास जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे और भावी पीढ़ियों के हितों से समझौता ना करे। मतलब आज का विकास भविष्य की कीमत पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। प्रश्न 163 औद्योगिक क्रांति ने भारत में ब्रिटिश आर्थिक हितों को किस प्रकार प्रभावित किया? इसने उनके हितों को व्यापार से लेकर उद्योग और कच्चे माल के उपयोग तक बदल दिया। मतलब वो व्यापारी से शासक और उद्योगपति बन गए? एक तरह से हाँ। प्रश्न 164 1991 के सुधारों के कृषि निर्यात पर प्रभाव का सही वर्णन कौन सा है? सुधारों के बाद विनियमन में ढील देकर निर्यात प्रोत्साहन को बढ़ावा दिया गया। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया गया। जी। प्रश्न 165 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 8 प्रमुख उद्योगों का अनुमानित भार कितना है? इन 8 कोर इंडस्ट्रीज का भार लगभग 40% है। 40%? काफी ज्यादा है। हाँ, ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 166 बेहतर वित्त पोषण पहुंच के लिए किस क्षेत्र को अवसंरचना के रूप में वर्गीकृत किया गया है? हाल ही में भंडारण यानी वेयर हाउसिंग को भी इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया है। अच्छा। प्रश्न 167 1991 के सुधारों के बाद भारत की जीडीपी वृद्धि में किस क्षेत्र ने महत्वपूर्ण योगदान दिया? इसमें सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र यानी सर्विसेज सेक्टर का रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न 168 किस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए 2010-11 से 2014-15 के दौरान 2.31 लाख करोड़ की आवश्यकता का अनुमान था? यह अनुमान शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए था। राइट टू एजुकेशन एक्ट। जी। अगला सवाल प्रश्न 169 9 जुलाई 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने प्रस्तुत की थी? इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। चलिए आज का आखिरी सवाल प्रश्न 170 कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? ये थी पहली पंचवर्षीय योजना। तो ये थे आज के हमारे सवाल। हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर किया। जी, औपनिवेशिक काल से लेकर आज की नीतियों तक ये एक बहुत ही जानकारी भरी चर्चा रही। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी शंकाएं कमेंट्स में पूछें और परीक्षा की तैयारी कर रहे अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।